नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिस मामले पर राज्य में अब जमकर सियासत हो रही है। पत्र लिखकर भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन का विरोध किया है। दरअसल भूपेश बघेल का कहना है कि नियमों में संशोधन से केंद्र को अधिकारियों की पदस्थापना का एक पक्षीय अधिकार मिल जाएगा और राज्य सरकार और संबंधित अधिकारी की सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी का यह कहना है कि केंद्र ने सुझाव मांगे थे तो भूपेश बघेल को सुझाव देना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार हर मामले को लेकर केंद्र पर दोष लगाती रहती है। आज हम इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी। उसमें विरोध की बजाय सुझाव देना चाहिए। जो भी केंद्र के निर्णय होते हैं उसके अंदर में केवल विरोध और विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भूपेश बघेल जी की एक आदत हो गई है कि केंद्र को पत्र लिखना, निर्णय होते हैं तो उसका विरोध करना। विरोध किस बात का है? जो कानून जो संशोधन हो रहा है वो पूरे देश के लिए हो रहा है। अन्य राज्यों से उसमें सुझाव मांगे गए हैं। आप भी सुझाव दीजिए। उसको राजनीति करने से, पेपरबाजी करने से उसका हल नहीं निकलना है और उसको समझने की कोशिश करना चाहिए कि आखिरकार संशोधन के कारण क्या है, क्या उसके परिणाम और दुष्परिणाम है, और अधिकारियों में उससे जो है भय होगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यह मेरा प्रश्न है। और इस पहलू को जो है बहुत ज़्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है और इसमें इस पहलू को भूपेश बघेल जी को। तो आइए अब सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद। केंद्र ने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कैडर निर्धारण के नियमों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्यों से सुझाव भी मांगे हैं, आपत्ति भी मांगी है। यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना कोई सुझाव दे रहे हैं जो राज्य के हित में है, राज्य में के प्रशासनिक कार्यों के हित में है, राज्य में अधिकारियों की उपलब्धता के हितों को देख के दिया गया सुझाव है, तो इसमें मैं समझता हूँ सुनील सोनी जी का बयान अनुचित और अतार्किक है। सुनील सोनी जी को सांसद के रूप में छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में केंद्र सरकार से बात करना चाहिए, न कि अपनी आदतन मील मेख निकालने वाली आदत के हिसाब से मुख्यमंत्री के इस बयान के बारे में प्रतिवाद करना। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है और इस पूरे मामले को लेकर अब जमकर सियासत राज्य में हो रही है। आरोप प्रत्यारोप पत्र लेकर भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में जो संशोधन है उसका विरोध किया है। अब दरअसल भूपेश बघेल का क्या कहना है कि नियमों में संशोधन जब होगा तो केंद्र को अधिकारियों के पदस्थापना का एक पक्षीय अधिकार मिल जाएगा और राज्य सरकार और जो संबंधित अधिकारी होंगे उनकी सहमति की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, यानी कि केंद्र इसमें एक पक्षीय अधिकार रखेगा। अब बीजेपी का यह कहना है कि सुझाव जब मांगे केंद्र ने तो भूपेश बघेल ने सुझाव उनको देना चाहिए था, लेकिन हर मामले पर सिर्फ आरोप मढ़ना है केंद्र के ऊपर राज्य को। तो आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कि आखिर क्या दोनों का पक्ष है, राज्य सरकार को आपत्ति इस पर क्या है और केंद्र सरकार का इस आपत्ति पर क्या जवाब है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये जो पत्र भूपेश बघेल जी की ओर से लिखा गया है प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, तो फिर वो जो आपत्ति है आखिर क्या कुछ उसमें प्रावधान होने चाहिए, क्या संशोधन वो चाहते हैं, जो संशोधन है उससे संतुष्ट क्यों नहीं है, सहमत क्यों नहीं है। और हम बीजेपी के नेता से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप लग रहा है केंद्र के ऊपर कि एक पक्षीय अधिकार हो जाएगा, कोई हस्तक्षेप उसमें संबंधित अधिकारियों का नहीं होगा, राज्य सरकार का नहीं होगा, तो ये कितना सही है।
हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, सीधा आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गंगवानी हैं। अजय जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से प्रवक्ता हैं मनीष राय जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले अजय गंगवानी जी, शुरुआत में चर्चा की आप ही के साथ कर रहा हूं। जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ने, उसमें क्या कुछ आपत्ति सर आप लोगों ने दर्ज कराई है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। अजय जी। अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए प्लीज। एक सेकंड, आवाज तो जी, आवाज आ रही है, अब आपकी बोलिए सर। अब आ रही है ना, मैं वही बोला। परंतु जी देखिए, कहीं ना कहीं देश का जो संविधान और कानून है वो स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकार, शक्तियों, आय और जिम्मेदारियों का बंटवारा करता है। हमारा विरोध इस बात से है कि 1954 का जो आईएएस कैडर अधिनियम है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि केंद्र सरकार जो है वो आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति करती है, लेकिन एक बार उनको राज्य कैडर अलॉट होने के बाद वो पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन हो जाते हैं पराग जी। उसके बाद निर्णय लेने में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उस कैडर के अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है पराग जी कि अगर किसी आईएएस अधिकारी को अगर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति भेजना चाहते हैं या किसी अन्य राज्य सरकार में नियुक्ति पर भेजना चाहते हैं तो उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की अनुमति आवश्यक है। हमारा जो आपत्ति इस प्रमुख इस बात से है कि अभी जो केंद्र सरकार इस कैडर नियम में संशोधन कर रही है उसमें आगे चलकर किसी भी राज्य सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करके केंद्र सरकार किसी भी अधिकारी को कहीं पर भी प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए स्वतंत्र है। ये सीधा सीधा जो है सहकारी संघवाद पे जो छूट है, आज केंद्र और राज्य के बीच जो सामंजस्य संविधान या कानून चाहता है और राज्य सरकार के अधिकारों और शक्तियों पर सीधा सीधा अतिक्रमण है। आज लगातार केंद्र की मोदी सरकार और हम दो और हमारे दो के सिद्धांतों पे काम कर रही है। जिस प्रकार का अधिनायकवाद, पूंजीवाद और तानाशाही रवैया लगातार लागू है, आज देश की जनता और क्षत्रिय जनता समझ रही है। और देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्शन इस बात से है कि लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात से है पराग जी कि किसी भी मुद्दे पर अगर राज्य सरकार के हित प्रभावित हो रहे हैं तो राज्य सरकार की राय ली जाए और न केवल राय ली जाए, उसकी राय की महत्व भी दिया जाए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपसी सामंजस्य बना के किसी उचित निर्णय में पहुंचे जिसमें न केंद्र सरकार का हित हो और न राज्य सरकार का। और हमारा एक ही निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री है, अगर वो किसी निर्णय राज्य सरकार के संबंध में लेना चाहते हैं, उनकी समस्या हो सकती है कि केंद्र सरकार में आईएएस अधिकारियों की कमी है, लेकिन अगर राज्य सरकार बिना अपनी आपत्ति के अगर उनको अपने अधिकारी सौंप देगा तो इस प्रकार से राज्य सरकार का प्रशासन और नियंत्रण पूरी तरह तकलीफ होगी हमें। और देखिए, अगर हम कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो राज्य सरकार की सहमति, उसकी अनापत्ति भी आवश्यक है। और देखिए, हमें 20 दिसंबर 2021 को लेटर दिया गया मुख्य सचिव को और हमें जो है 25 जनवरी तक का समय दिया गया था। तो देखिए, अगर हमसे कोई सुझाव या आपत्तियां मांगी जा रही है और माननीय भूपेश बघेल जी अगर राज्य सरकार के प्रशासन और नियंत्रण के हित में कुछ अच्छे निर्णय के संबंध में अगर पत्र लिख रहे हैं तो सांसदों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आज यही भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद, यहाँ इनकी केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आज किसानों के हित की बात आती है तो साइड हो जाते हैं। आज 32,000 करोड़ रुपए हमारा केंद्र सरकार ने राज्य रोक के रखा हुआ है कोरोना संकट काल में, उसके लिए आवाज उठाने में साथ नहीं दिखता। और सबसे 10 सेकंड और दीजिएगा पराग जी, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आज कृषि के काले कानूनों की बात करूं, किस प्रकार देश की जनता ने देखा कि लोकतंत्र का गला घोटकर कृषि के काले कानून बिना विपक्ष की सहमति के पारित किए गए। आज मत विभाजन की बात के बाद भी उनकी बात को माना नहीं गया और लगातार तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर काले कानूनों को लागू किया गया और आज 700 लोगों ने, किसानों ने जान गंवाई और आखिरी में जिद के तहत उसको हटाना पड़ा। मेरा एक निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार इस संशोधन पर पुनर्विचार करें और एक सही निर्णय ले जिससे राज्य सरकार का किसी प्रकार से कोई हित न हो सके। पराग जी, ठीक है। मनीष राय जी, जवाब दीजिए सर, क्यों राज्य सरकार के हितों का हनन आप लोग कर रहे हैं? पहली बात तो पराग जी, हमारे मित्र अजय जी ने बहुत सारी बातें की और माननीय भूपेश बघेल जी पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश के। तो पहले तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि केंद्र सरकार ने सुझाव मांगा था, ना कि विरोध करने के लिए बोला था। अगर वो सुझाव देते पॉजिटिव रूप से, जैसे हमारे सांसद सुनील सोनी जी ने पहले ही कह दिया, उन्होंने कहा है उन्होंने कहा ही है कि भाई सुझाव दीजिए, सुझाव पे विचार भी होगा, इसीलिए सारे राज्य सरकारों से सुझाव मांगा गया है। और जहां तक हमारे मित्र अजय जी ने कहा 1954 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर रूल्स की बात है, उस कैडर रूल्स को मैंने भी पढ़ा है, चाहे वो 3-1 उठा के देख लीजिए, चाहे 4-2 उठा लीजिए और चाहे 7-2 उठा लीजिए। ये कैडर रूल्स में स्पेसिफाइड है कि संघीय व्यवस्था के तहत
जब भी केंद्र सरकार को अपने ऑफिसरों की जब भी कमी होगी अधिकारियों की, तो वो केंद्र सरकार राज्य सरकार से मांग सकता है। उसी अमेंडमेंट को आज केंद्र सरकार को बहुत ही अच्छे से चलाने के लिए, जैसे राज्य सरकार का ये पैटर्न हो गया है सिर्फ आरोप लगाना, आप पॉजिटिविटी की ओर जाइए। दूसरा, सूक्ष्म प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त करना, ट्रांसपेरेंसी करना। क्यों? क्योंकि भूपेश जी आज शायद हो सकता है आईएएस अधिकारियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं, इसीलिए शायद उनके साथ खड़े होकर केंद्र सरकार की पॉजिटिविटी, ट्रांसपेरेंसी का विरोध कर रहे हैं। जबकि उनको सुझाव देना चाहिए केंद्र सरकार को कि हम इसमें और क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं। 54 अमेंडमेंट रूल्स जो कैडर रूल्स है, इसीलिए केंद्र सरकार ने शायद सभी राज्यों से सुझाव मांगा है। भूपेश सरकार की तरह ममता बनर्जी ने भी विरोध किया है, उन्होंने संज्ञान दिया था ड्रैकोनियन, ये रूल्स जो बना रही है केंद्र सरकार ड्रैकोनियन का। तो आप समझ सकते हैं जो ममता बनर्जी की सोच है। मुझे इसमें बोलते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कमिश्नर को हटाने और रोकने के लिए ममता बनर्जी ने किस तरीके का षड्यंत्र किया था केंद्र सरकार के खिलाफ। शायद भूपेश जी भी उन्हीं की उसी सोच के प्रतिनिधि के तहत केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, ना कि सुझाव दे रहे हैं। इसीलिए भाजपा सरकार ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार को संघीय व्यवस्था में, क्योंकि आईएएस लोगों की कमी है केंद्र सरकार में कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है बहुत सारे अलग अलग मामलों में आईएएस अधिकारियों पर डिपेंड हो जाते हैं, उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये सारी चीज रोक करने के लिए, सूक्ष्म को ट्रांसपेरेंट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक पॉजिटिव कदम उठाया है, इसीलिए राज्य सरकारों से सुझाव मांगा गया है। ठीक है अजय जी, आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए सर। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से कमेंट हम ले लें। अजय जी, आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? राज्य सरकार का अपना अलग तर्क है और केंद्र सरकार का अपना अलग तर्क है। अजय जी। बिल्कुल पराग जी, पहली बात तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर सिर्फ आईएएस की बात हो रही है, लेकिन इस क्वार्टर में आईएएस के अलावा आईपीएस और आईएफएस ये तीनों डिपार्टमेंट शामिल हैं। तीसरी बात है इसमें कि जब समझेंगे तो भारत के संविधान सभा के बहस को समझना पड़ेगा। और भारत के संविधान सभा में लौह पुरुष सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर जी इसके ऊपर काफी डिटेल में बातचीत की, और उसमें कहा गया कि ये जो नौजवान होंगे जो हमारे सेंट्रल सर्विस में आएंगे, ये नैतिकता के अनुसार साहसी कदम उठाएंगे, सच्चा निर्णय लिया करेंगे, ये सब बातें हैं। लेकिन पहली बात तो एक और आती है पराग जी कि हम लोग स्टील फ्रेम इंडिया कहते, ना कि स्टील फ्रेम स्टेट, स्टील फ्रेम छत्तीसगढ़, बंगाल, ये नहीं कहते। ये जो रूल है 1954 का, और इसमें यह है कि 8 साल 10 साल पहले जो कनिष्ठ अधिकारी हैं स्टेट में काम करेंगे, फिर सेंट्रल में जाएंगे, सेंट्रल में जा करके वहां जो एक्सपीरियंस लेंगे और वो होगा उसका म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आइडिया के रूप में अपने स्टेट में लाएंगे। उसके बाद फिर केंद्र को आवश्यकता होगी तो वहां फिर जाएंगे। लेकिन ये विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ है पराग जी कि 2014 में 19% प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी गए, लेकिन 2021 में सिर्फ 10% रह गए। यहाँ पर ये अधिनियम नहीं बना है, सिर्फ एक ड्राफ्ट है जिसके ऊपर सुझाव मांगा गया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो कह रहे हैं वो भी सही है कि संघीय ढांचे के ऊपर ये बात आ रही है। तो इसके पीछे मैं कहना चाहूंगा पराग जी कि इस देश को 25 से 30% ईमानदार आईएएस लोग ही एक इंस्टीट्यूशन के रूप में चला रहे। लेकिन इसमें ऐसे भी वर्ग हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के प्रतिनियुक्ति पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और कुछ लोग स्टेट में अब इतनी लग्जरियस लाइफ हो गई है तो स्टेट को छोड़ के जाना नहीं चाहते, और स्टेट में मुखिया होते हैं सीएम। मान लो पराग जी, सीएम साहब किसी भी स्टेट के कहते हैं कल कैबिनेट में अमुक मुद्दा आना चाहिए, तो उस विभाग का मंत्री उस आईएएस को संपर्क करता है, और इस तरह से वन मैन शो स्टेट में भी दिखाई देता है, जो वन मैन शो आज हम यहाँ पर केंद्र में भी देखते हैं। ये जो 25-30 मंत्रियों से ही काम चल जाएगा, ये काफी डिबेट का विषय है केंद्र में। बाकी जो आईएएस हैं उनके वो उस विभागों के नौकरी कर रहे हैं, ये भी सच है। तो ये काफी गुड़ चारों तरफ से उलझा हुआ विषय है। लेकिन संवाद, केंद्र और राज्य अगर संवाद करें तो इसका समाधान हो जाएगा। और 54 के रूल में तो साफ साफ है कि केंद्र की बात को अंत में महत्व दिया जाएगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के अगर इसको समाधान में निकाल सकते तो इसको
विभागीय स्तर पर छोड़ देना चाहिए और नौकरशाही पर छोड़ दें। वो बहुत तेज है। केंद्रीय गवर्नमेंट को जिस डिपार्टमेंट में जिस एक योग्यता का ऑफिसर चाहिए वो वहां का मुख्य सचिव दे दे, तो इसको अब धरातल पर ला करके इस तरह से संवाद करना ठीक नहीं। लेकिन ये सच है, प्रतिनियुक्ति में केंद्र में जाने वालों की संख्या घटी है, इसलिए यह एक बर्निंग विषय बन गया है पराग जी। ठीक है अजय गंगवानी जी, संवाद से ही समाधान है जिसका जिक्र डॉक्टर चंद्राकर भी कर रहे हैं। जी मैं पराग जी बताना चाहूंगा, अजय चंद्राकर जी काफी वरिष्ठ वो हैं, मैं उनके व्यक्तिगत रूप से काफी सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने भी एक बात स्पष्ट रूप से कही पराग जी, कहीं ना कहीं जो संशोधन का निर्णय है वो संघीय व्यवस्था के विरोध में है, और हम भी यही कह रहे हैं कि ये संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। और कहीं ना कहीं देखिए ये स्पष्ट रूप से जो संशोधन है ये राज्य सरकार के अधिकार और शक्तियों पर अतिक्रमण है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, देखिए 1954 का जो कैडर अधिनियम है उसमें अभी तक क्या हो रहा था पराग जी कि राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी। अगर किसी आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर या राज्य सरकार पे, लेकिन अभी जो नया संशोधन लाया जा रहा है उसमें राज्य सरकार की सहमति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सीधा सीधा संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। आज केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो सामंजस्य था इतने सालों से चली आ रही थी 1954 से, जब भी अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता था राज्य सरकार की सहमति के साथ और केंद्र सरकार की सहमति के साथ। हम भी वही चाह रहे हैं कि अभी तक एक अच्छा सिस्टम चल रहा था, एक संघीय व्यवस्था का पालन किया जा रहा था। सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण संविधान के माननीय बाबा अम्बेडकर जी और जैसे अजय चंद्राकर जी बता रहे थे वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर बनाया था, उस संघीय ढांचे को छेड़छाड़ करने का प्रयास आखिर केंद्र की मोदी सरकार क्यों कर रही है? यही तो सबसे बड़ा यश प्रश्न है। और देखिए हम खुद कह रहे हैं कि आज यहाँ के सांसद जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए मोदी सरकार के सही और गलत निर्णयों पर आरोप न लगाए। आज देखिए मनीष राय जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, ये कहते हैं कि हमारे पास सुझाव के लिए भेजा गया, तो यह सही और गलत प्रस्ताव हम उसका विरोध न करें सिर्फ सहमति देने के लिए। क्या लोकतंत्र का यही सिद्धांत है? लोकतंत्र की खूबसूरती यही है पराग जी कि अगर किसी सुझाव से सहमत नहीं है तो उसके संबंध में सुझाव और आपत्तियां दोनों दर्ज की जाए। लेकिन इस संशोधन की सबसे प्रमुख बात यही है पराग जी कि हमारी आपत्तियों को दरकिनार करके सीधा सीधा आईएएस अधिकारी को केंद्रीय नियुक्ति पर भेजने के लिए बाध्य किया जा रहा है। एक समय सीमा निर्धारित की जा रही है कि अगर उस समय सीमा के बाद हम राज्य सरकार न केवल छत्तीसगढ़, देश की कोई भी राज्य सरकार उस आईएएस को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए बाध्य होगी, जो पूरी तरह गलत है। और देखिए लगातार केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार से तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है, आज देश की जनता देख रही है। आज किस प्रकार से दोहरा सौतेला व्यवहार लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ किया जा रहा है, ये देख रहे हैं। चाहे उसना चावल की बात करो, रासायनिक खाद की सप्लाई की बात करो, और तो थोड़ी देखिए सीएसआर मद का पैसा जो उस क्षेत्र की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य चीजों पे चिकित्सा की सेवाओं को उपलब्ध किया जाता है। आज कोरोना के संकट काल में इन्हीं के सांसद दबावपूर्वक अजय गंगवानी जी, डॉक्टर चंद्राकर ने एक बात का जिक्र और किया कि कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो राज्य को कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उनकी सीधी सेटिंग फिर अपने राज्य के अधिकारियों से ही होती है, मंत्रियों से होती है। देखिए ये जो आप कह रहे हैं अजय चंद्राकर जी काफी वरिष्ठ हैं, लेकिन देखिए ये जो सहमति ये ट्रांसफर पहले भी होते थे, हमको ट्रांसफर से आपत्ति नहीं है पराग जी, हमारी आपत्ति आपसी सहमति की है। देखिए कहीं ना कहीं अजय चंद्राकर जी भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि संवाद के द्वारा ही रिजल्ट निकलेगा। पहले यही चीज होती थी पराग जी, आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में संवाद करके आपसी सहमति के बाद किसी आईएएस का ट्रांसफर कर रहे थे। हम आज भी उस बात से सहमत है। हमारी आपत्ति ये हो रही है कि राज्य सरकार की राय को दरकिनार किया जा रहा है, हमारी आपत्ति को दरकिनार किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों लेकिन मनीष ये कह रहे हैं कि हमने राय मांगी, हमने सुझाव मांगा तो सीएम भूपेश ने दिया नहीं और आपत्ति भेज दी। भैया पराग जी ये क्या चाह रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार अगर कोई गलत वो पेश करे तो हम उसका अंदाज सहमत करें। आज अगर राज्य सरकार के अधिकारों और शक्तियों पर अतिक्रमण केंद्र की मोदी सरकार करे तो चुपचाप वहां करे। भैया कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सोए हुए सांसद नहीं है जिनका जमीन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आज छत्तीसगढ़ के जनता के हित के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए इनमें आवाज उठाने का नैतिक साथ बचा नहीं है। चलिए जवाब ले लेते मनीष जी से। के बाद भी वो वापस क्यों नहीं आते? मनीष राय जी जवाब दीजिए आप। आज आईएएस अधिकारी की देखिए पराग जी, अजय जी ने जो बातें कही मैंने बहुत ध्यान से सुनी कि बार बार उसी बात को जो डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने बात बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ कही कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएसएस हो, हर अपना कंफर्ट जोन जब बना लेता है वहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। और उस भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी शायद हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा। तो एक पॉजिटिविटी के साथ आप सुझाव दीजिए, आपत्ति दीजिए, ये भी एक समन्वय का तरीका है केंद्र सरकार का। अगर केंद्र सरकार को तानाशाही रवैया अपनाना ही होता पराग जी तो राज्य सरकारों से सुझाव वो मांगती थी। सबसे बड़ा प्रश्न तो मेरा ये है, इसमें तो राजनीति नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म
और ट्रांसपेरेंट प्रणाली को अप्लाई करने के लिए, ताकि राज्य और केंद्र सरकार का काम सुचारू रूप से चल सके और भ्रष्टाचार मुक्त देश और प्रदेश दोनों हो, यही केंद्र की मोदी सरकार चाहती है। ठीक है। 10 अजय सेकंड में चंद्रा, जवाब दे दूं पराग जी, 10 हाँ, सेकंड में जवाब दे ठीक दूं है, बजट का। बोलिए। देखिए मनीष राय जी वरिष्ठ नेता है। देखिए मैं हमारा ऑब्जेक्शन ट्रांसफर को लेकर नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ये चाहती है कि राज्य सरकारों के माध्यम से उनके प्रतिनियुक्ति पर आ जाए। केंद्र सरकार का प्रशासन तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन जिस राज्यों के आईएएस अधिकारियों को केंद्र प्रतिनियुक्ति पे जाएंगे तो सीधा सीधा हमारे माननीय भूपेश बघेल इस बात को समझ रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा तो छत्तीसगढ़ अधिकारियों की कमी से जूझेगा। जो 3 साल में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक शानदार काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ एक मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसमें सीधा सीधा प्रभाव आएगा। यही केंद्र की मोदी सरकार का मेन टारगेट है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो अच्छा प्रशासन, एक सुशासन चल रहा है, लगातार राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, इस प्रकार की योजनाएं जो आज देश के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुई है, उस योजनाओं को, एक अच्छे प्रशासन को, एक अच्छे मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो पूरी तरह से निंदनीय और आलोचनीय है कहीं ना कहीं पराग जी। ठीक है। डॉक्टर चंद्राकर, एक चीज और मैं सर आपसे समझना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत कराने के लिए बहुत काम करती है, ताकि राज्य सरकार की जो शासन स्तर की योजनाएं हैं वो कम से कम जनता तक पहुंचे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी ही उसका एक बेहतर माध्यम होते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, तो राज्य सरकार शायद इसलिए ही इस पर आपत्ति जता रही है कि अगर आप उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को ही ध्वस्त कर देंगे तो कैसे फिर वो सरकार चलाएं। लेकिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि केंद्र में अफसरों की कमी है, उधर केंद्र सरकार भी मजबूर है, इधर राज्य सरकार भी मजबूर है, तो कैसे अब समाधान हो? बिल्कुल पराग जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, राज्य सरकार तो चाहेंगे कि उनके पास जो दक्ष अधिकारी हैं वो बिल्कुल स्टेट में रहें, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने, तो उस समय वो बार बार कहते थे कि मध्य प्रदेश से जो एक प्रकार से स्थल या फिर जिनके ऊपर आरोप लगा है या जो आलस्य हैं, ऐसे अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में भेज दिया गया। और एक जिक्र भी किए थे बिजली संकट के मसले के ऊपर, जब सोनिया गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी और अजीत जोगी जी की मीटिंग हुई थी। तो एनीवे वो अलग बात है, लेकिन क्या है, ये आज ये जो लेटरल एंट्रीज जो स्टार्ट हो गया है ज्वाइंट डायरेक्टर के पर पराग जी प्रधानमंत्री कार्यालय में, जिसके कारण से ये कनिष्ठ अधिकारी उतने प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लगातार उनका प्रशिक्षण, एक बार प्रशिक्षण ले लिए और अधिकारी बन गया ऐसा नहीं। विकास कार्य में निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन जो लगभग 60% अधिकारी हैं उनको अब नींद से जगाने की आवश्यकता है, और नींद से जगाने के लिए उनको प्रशिक्षण के साथ ही साथ केंद्र की सेवा हो। केंद्र में तो वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करेंगे, लेकिन स्टेट में वो क्या है, मंत्रालय के अंदर काम करेंगे, ये डिफरेंस का है। तो यहाँ पर उनको स्वयं प्रशिक्षित होना पड़ेगा। और कई लोग होते हैं मंत्रियों के चक्कर लगाते हैं, चापलूसी करते हैं, ये भी सच है। पहले छत्तीसगढ़ में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कहावत थी पराग जी, ए और बी सी डी 4 प्रकार के ये एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। अच्छा मंत्री है तो एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकंड क्लास का मंत्री है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तीसरा है तो सब एडिडेंट कहते थे, और चौथा एडिशनल सर्विसेज। तो ये विवाद बहुत है, लेकिन ये सच है, समय के अनुसार अब ब्यूरोक्रेसी को अपना परफॉर्मेंस दिखाना है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ब्यूरोक्रेसी रूपी जो संविधान सभा में मिसाल डिबेट के बाद एक मॉडल बना है, उसको उसके अनुसार, उसके नाम्स के अनुसार अगर चलते हैं। पहले तो कहा गया कि पहले भारत की संविधान सभा में फेडरल स्टेट की बात हुई थी, फिर बाद में यूनियन स्टेट की बात हुई है। तो इन सबको देखें तो डॉक्टर साहब अम्बेडकर का इसमें ये कोटेशन भी है कि शब्द बदलने से आत्मा में चेंज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश के लिए बिल्कुल कुशल निर्णय है। बिल्कुल। आज समय चूंकि इतना ही है, इसलिए अजय कुमानी जी अब मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मनीष राय जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर चंद्राकर जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये लेटर बम फूटे, उससे पहले एक बेहतर समन्वय बने और संवाद के जरिए समाधान हो, यही सबकी उम्मीद भी है केंद्र और राज्य के बीच में। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।